के तौर पर उनकी पिटाई कर सकते हैं। इसलिए अब भविष्य में उनको ये मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि वो हमें हिंदू ना कहे। अब उन लोगों को एहसास हुआ है, इसलिए वो आजकल नया नाम ढूंढ के निकाले हैं, नया नाम ढूंढ के निकाले हैं। वो मेरी वजह से उन लोगों को ये खतरा पैदा हो गया। ये चर्चा मैंने ही शुरू की और इस वजह से अब आजकल वो हम लोगों को उनको मालूम हो गया, हिंदू कहेंगे साल पता नहीं ये वामन मेश्राम सब लोगों को हमारे ऊपर जो है छोड़ देगा तो हमारी पिटाई हो जाएगी। 3.5% लोग जो है चटनी भी नहीं मिलेगी हम लोगों की, इन लोगों को खाने को। तो इसलिए आजकल वो हम लोगों को क्या कह रहे, सनातन। आजकल ब्राह्मण लोग जो है हम लोगों को सनातन कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पुराना कानून है। हमारे घरों में बच्चे पैदा होते हैं, ब्राह्मण आकर उसका नामकरण करता है। अभी हम लोग बच्चे भी पैदा करेंगे, उसका नाम भी हम ही रखेंगे और ब्राह्मणों को नहीं बुलाएंगे। यहाँ बहुत संख्या बड़े पैमाने पर महिलाएं हैं। महिलाएं हाथ खड़ी करें कि भविष्य में अपने घर में बच्चा पैदा होगा तो ब्राह्मणों को नाम करने के लिए नहीं बुलाएगी। सभी महिलाएं राजी है कि वो ब्राह्मणों को नामकरण करने के लिए नहीं बुलाएगी, यानी अपने से नाम रख लेगी। नाम रखना कौन सा बड़ा मुश्किल काम है? बच्चा पैदा करना ज्यादा मुश्किल काम है, नाम रखना तो छोटा काम है। मगर हमारे लोग बच्चे पैदा कर रहे, ज्यादा मुश्किल काम कर रहे हैं, तो नाम रखने का काम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, मगर ये लोग ब्राह्मणों को हम लोग बुलाने का काम करते रहते हैं और ब्राह्मणों के माध्यम से नाम रखने का काम करते रहे हैं। अभी ब्राह्मणों के माध्यम से हम लोग नाम रखने का काम भी बंद कर देंगे। मैं हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग उन लोगों को ये अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आप लोग अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी संस्कार होते हैं और मृत्यु के बाद जो भी संस्कार होते हैं, तमाम संस्कारों में ब्राह्मणों को बुलाना बंद कर दो, तो इनको खाने के लिए मिलना मुश्किल हो जाएगा। इनको खाने के लिए रोटी मिलना मुश्किल हो जाएगा। इन लोगों की रोटी पानी का प्रबंध हम करते हैं और उनके शरीर पर मनो और टनो चर्बी आ जाती है। ये हमारी वजह से ब्राह्मणों के शरीर पर चर्बी आ जाती है और हमारे ही खाने से उनके शरीर पर जो चर्बी आ जाती है, हमारे ही लोगों के शरीर विरोध में षड्यंत्र करते रहते हैं, हमारे ही लोगों के हक और अधिकार को छीनने का काम करते रहते हैं, हमारे लोगों को हक और अधिकार देने का विरोध करते रहते हैं। शेड्यूल कास्ट के लोगों को अछूत बनाकर अधिकार से वंचित किया, आदिवासियों को जंगली बना करके अधिकार से वंचित किया, ओबीसी को वर्ण व्यवस्था में शूद्र बनाकर अधिकार वंचित किया। हमारे महापुरुषों ने फुले शाह अम्बेडकर के आंदोलन की वजह से जिनको ब्राह्मणों ने शूद्र कहा था, उनको हमारे महापुरुषों ने ओबीसी कहा। उन्होंने हमारे महापुरुषों ने उनको ओबीसी का नाम दिया। ओबीसी का शब्द प्रयोग करने से किसी को भी अपमान नहीं होता। शूद्र शब्द का प्रयोग करने से अपमानजनक शब्द का उपयोग होता है और हम लोगों को अपमान लगता है। इसलिए हम लोगों को ऐसे नामकरण करने चाहिए जिसका नामकरण करने से या नाम रखने से हमारा सम्मान हो, तो हम लोग इस तरह के नाम रख सकते हैं। हमारे पास इस तरह का हुनर है, इस तरह का काम हम कर सकते हैं, हमको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो सकती। साथियों, ब्राह्मणों के द्वारा हमारे महापुरुषों की प्राचीन भारत में हत्याएं की गई। सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण के द्वारा की गई और वो करने के बाद भारत में रामायण लिखा गया। मैं आपको बहुत खास बात बताना चाहता हूं। सम्राट अशोक ऐतिहासिक व्यक्ति है, महात्मा बुद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति है, राम रामायण में है। राम का कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। ब्राह्मणों ने योजना बनाकर राम को हिस्टोरिकल दिखाने की कोशिश की।
राम रामायण के अंदर है, उसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। हम उधर अयोध्या में गए और अयोध्या में कुछ लोगों को पूछा, अरे वो राम अयोध्या के राजा रहे तो उनके आज के खानदान वाले कहीं है क्या? कहा वो का रामायण में है, जमीन पर थोड़ी है, और कोई खानदान वानदान नहीं है। हमने कई जगह इंक्वायरी किया है चौधरी जी, वो मिश्रा है। अभी अभी अयोध्या का जो राजा है अभी भी वो उसका घर है, मिश्रा है, विमलेंद्र मोहन मिश्र, मिश्रित है। तो ये जो मिश्रा है वहां अयोध्या का राजा राम का कोई हिस्टोरिकल एविडेंस उपलब्ध नहीं है, उनका कोई राजवाड़ा वगैरह वगैरह कुछ है नहीं है। मौर्य खानदान और मौर्य राजाओं के रेफरेंस में हिस्टोरिकल एविडेंस मिलते हैं, और सारे दुनिया के लोग भी, दुनिया के जो हिस्टोरियन है वो भी रामायण के राम को काल्पनिक मानते। तो मैं ये इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये खास तौर पर उल्लेख कर रहा हूं कि ब्राह्मणों ने राम को प्रचार में ज्यादा हिस्टोरिकल व्यक्ति के तौर पर क्यों लाया। अगर आप रामायण पढ़ो तो रामायण में एक खास बात आती है, शूद्र संबुक की हत्या। शूद्र संबुक की हत्या का जो रेफरेंस है, कथा है, वो क्यों आता है? वो वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में आता है। तो रामायण जो है वर्ण व्यवस्था को मान्यता देता है। मैं खास बात आपको बताने के लिए बता रहा हूं, रामायण वर्ण व्यवस्था को मान्यता देता है, जिस वर्ण व्यवस्था की वजह से जाति व्यवस्था निर्माण हुई। जाति व्यवस्था के बाद अस्पृश्यता का निर्माण हुआ, आदिवासियों का सेग्रीगेशन हुआ, उनको जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया गया, महिलाओं को दास बनाया गया, शूद्रत्व ओबीसी के लोगों के ऊपर थोपा गया। ये सारा का सारा वर्ण व्यवस्था के आधार पर निर्माण हुआ। ये सारी गलत बातों की परंपरा आज भी जो भारत में चल रही है वो सारा का सारा वर्ण व्यवस्था की वजह से हुआ, और रामायण में वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया हुआ है। अगर रामायण वर्ण व्यवस्था का समर्थन करता है तो इसका अर्थ है रामायण जाति व्यवस्था का, अस्पृश्यता का, आदिवासियों के सेग्रीगेशन का, महिलाओं की दासता का और शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपे जाने का समर्थन करता है। अगर रामायण इन सारी बातों का समर्थन करता है तो रामायण हमारे विरोध में लिखा हुआ ग्रंथ है, ये प्रमाणित होता है। साथियों, अगर ऐसा है तो इस मुद्दे पर अगर कोई ब्राह्मण हमसे बहस करना चाहता है तो मैं ब्राह्मणों को चुनौती देता हूं कि हम जो कह रहे हैं उसे गलत साबित कर दें। आज तक मेरी चुनौती ब्राह्मणों ने कभी स्वीकार नहीं की, मेरी चुनौती ब्राह्मणों ने कभी स्वीकार नहीं की, और ना आने वाले समय में वो स्वीकार करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग केवल बहसबाजी नहीं करते हैं, मैदान में जंग लड़ रहे हैं, वैचारिक युद्ध भी लड़ रहे हैं। और आने वाले समय में 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के गुलामी से, अंग्रेज विदेशी थे, अंग्रेजों के गुलामी से देश आजाद हुआ, मगर ये देश आजाद होने के बाद ब्राह्मणों के नियंत्रण में चला गया, और ब्राह्मणों के नियंत्रण में जाने के बाद डीएनए के अनुसार ये प्रमाणित हो गया कि ब्राह्मणों का डीएनए यूरेशियन लोगों का डीएनए है। इसका मतलब है अंग्रेजों के जाने के बाद ब्राह्मणों के नियंत्रण में अगर भारत चला गया तो आज भी भारत गुलाम है। भारत को आजादी हासिल करने की जरूरत है, भारत को आजाद करने की जरूरत है, भारत के लिए आजादी का आंदोलन करने की जरूरत है। हम लोग भारत को आजाद करने का आंदोलन चला रहे हैं। केवल अंग्रेजों के गुलामी से भारत का आजाद होना नहीं है,
ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद करना भारत को जरूरी है, क्योंकि डीएनए के अनुसार ब्राह्मण का डीएनए यूरेशियन लोगों का है, विदेशी लोगों का है। इसलिए हम लोगों को उनके गुलामी से आजादी हासिल करना है। ये हमारा आंदोलन केवल आंदोलन नहीं है, ये हमारे आजादी का आंदोलन है, और ये हमारे आजादी का आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज हमारा संगठन जो आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो 32 राज्यों में 625 जिलों में पहुंच गया है। टोटल इस देश में 36 स्टेट है, 36 में से 32 राज्यों में हमारा संगठन फैल गया है। 769 जिले हैं, उसमें से 625 जिलों में पहुंच गया है, और 2030 तक ये 6 लाख गांवों तक आंदोलन पहुंचाना है। 6 लाख गांवों तक जब ये आंदोलन पहुंच जाएगा तो ये आंदोलन आंदोलन नहीं रहेगा, ये आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा। और जब ये आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा तो ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद हो जाएगा, और जब ये ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद हो जाएगा तब ही हम लोग वास्तविक आजाद होंगे। इसके लिए साथियों लड़ाई लड़ी जा रही है। इसके लिए आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहोगे, क्योंकि मुझे और वाराणसी पहुंचकर फ्लाइट पकड़कर गुजरात में मेरा कार्यक्रम है, मुझे जाना है। इसलिए मैं और लंबी बात ना करते हुए अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।